गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी बच्चे हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड यू आर स्टेइंग सेफ। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैड completed द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर। क्लासिकल जेनेटिक्स का पार्ट हम ख़त्म कर चुके हैं। जेनेटिक्स के 3 पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। वन वाज क्लासिकल जेनेटिक्स जो हमने लास्ट चैप्टर में बाइंड अप की। द सेकंड वन इज़ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो इस चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करेंगे। एंड द थर्ड वन इज़ पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो आप इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। सो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं regarding the genetics, and today we will start with the first lecture of our molecular basis of inheritance. So एक इनहेरिटेंस का व्यू आप सब जानते हैं कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस का जो मतलब रहता है इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दिस इज़ इनहेरिटेंस। एंड लास्ट चैप्टर में हमने फिजिकल बेसिस पढ़ा था कि फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल, फैक्टर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टर्स, आर कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द करेक्टर्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस। दैट इज़ द फिजिकल बेसिस। एंड उसका जो मॉलिकुलर बेसिस है कि फैक्टर जो है वो केमिकली किस चीज़ का बना हुआ है। व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ फैक्टर, केमिकल या मॉलिकुलर नेचर ऑफ फैक्टर, जिसको हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। ये क्या है, व्हाट इज़ दिस फैक्टर, उसकी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर किस चीज़ की बनी हुई है। क्लियर। सो ये जो मॉलिकुलर बेसिस है इनहेरिटेंस का, उस करेक्ट फैक्टर की जो मॉलिकुलर कैरेक्टराइजेशन है वो हम आज इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। दैट्स व्हाट द नेम ऑफ चैप्टर इज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्योंकि इस चैप्टर में जेनेटिक्स के हम जितने भी जेनेटिक्स में इन्वॉल्व होने वाले वेदर इट इज़ द इनहेरिटेंस और इज़ द सेंट्रल डॉगमा, उसमें जितने भी बायोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व रहते हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनका रेप्लिकेशन एंड उनका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सो मॉलिकुलर बायोलॉजी जो टर्म है, राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। द टर्म मॉलिकुलर बायोलॉजी, टर्म molecular biology, this was first of all used by विलियम एस्टबरी। इस साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा, विलियम एस्टबरी, इन 1945 में सबसे पहले इसने यूज़ की थी। इस साइंटिस्ट ने दरअसल में क्या किया था, इसने केमिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर्स काफ़ी ही स्टडीड द केमिकल एंड physical structure of various बायोमोलिक्यूल्स। जैसे प्रोटीन्स की जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ी थी प्राइमरी सेकेंडरी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल विलियम एस्टबरी का भी था। तो मॉलिकुलर बायोलॉजी जो टर्म है वो सबसे पहले किसने यूज़ की थी, विलियम एस्टबरी ने यूज़ की थी। नेक्स्ट जो केमिकल नेचर है, द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ केमिकल कैरेक्टराइजेशन, पहले हम पॉइंट देखते हैं। हाउ केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल was concluded। मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल है, फैक्टर जिस केमिकल का बना हुआ है, क्योंकि फैक्टर ही इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं और फैक्टर जिस केमिकल सब्सटेंस का बना होगा वही जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है। तो आज हमें पता है कि वो डीएनए है, लेकिन कैसे फाइंड आउट हुआ था, ये कैसे ऑब्जर्व हुआ था, कैसे किन साइंटिस्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। हाउ केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज कंक्लूडेड, वी विल डिस्कस इट लेटर। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर। बट फर्स्ट पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, वी विल
डिस्कस द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आज हमें पता है, और ख़ास करके हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डीएनए की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही क्या है, बिकॉज दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। ऑल्दो डीएनए जेनेटिक मटेरियल आज हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हम ये भी सब पढ़ेंगे कि कैसे ही कंक्लूड हुआ था। उससे पहले हम न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि डीएनए के रिगार्डिंग उसकी स्ट्रक्चर को लेके और कौन कौन से साइंटिस्ट जो इसकी हिस्ट्री में इन्वॉल्व रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की हिस्ट्री में इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे उससे पहले। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे ये फाइंड आउट हुआ था कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। हालांकि बहुत से बायोमोलिक्यूल और भी हैं, इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन में मिलते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है। ये कैसे पता लगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा? तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द हिस्ट्री। इसमें जो सबसे पहला जो नाम आता है और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज़ फ्रेडरिच मिशर। बहुत ही इम्पोर्टेंट, और एनसीईआरटी में भी इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। सबसे पहला जो साइंटिस्ट आता है, फ्रेडरिच मिशर इन 1869। दिस 22-year old Swiss physician, he was physician, he was successful in isolated a phosphate rich compound। अब इस चीज़ में आपको थोड़ी सी हेल्प बायोमोलिक्यूल की भी मिलेगी। आपने बायोमोलिक्यूल में डीएनए न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा हुआ है, तो एक तरह से आपका इनिशियल पार्ट जो इस चैप्टर का है वो रिवीजन ही है। आइसोलेटेड ए फॉस्फेट रिच कंपाउंड फ्रॉम द, कहाँ से इसने आइसोलेट किया, फ्रॉम द पस सेल्स। पस सेल, डिस्कार्डेड बैंडेजेस जो हुआ करती थी, उन पे जो पस सेल रहते थे उनके ऊपर इसने काम किया, और उनमें से एक फॉस्फेट रिच कंपाउंड उसने आइसोलेट किया। ही नेम्ड इट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता होता है, ये टर्म किसने दी थी, न्यूक्लिन। इसके लिए टर्म न्यूक्लिन किसने दी थी, फ्रेडरिच मिशर ने दी थी। और किसके लिए थी, ये डीएनए के लिए थी। ऑल्दो उसको नहीं पता था, उसको एक्चुअली नहीं पता था, ऑल्दो he was unaware of structure and function। उसे इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन का कुछ आइडिया नहीं था। स्टिल he submitted his findings, जो भी उसने डिस्कवर किया, फॉर पब्लिकेशन, उसको उन्होंने पब्लिक किया। जो 2 साल लेट पब्लिक हुई थी, 1871 में उनको पब्लिश किया गया, 1869 में इसने ऑब्जर्व किया था। क्लियर। इन 1874 ही आइसोलेटेड प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए, प्योर फॉर्म ऑफ न्यूक्लिन। ये तो हम जानते हैं कि वो डीएनए था, उसके लिए तो न्यूक्लिन था। और कहाँ से आइसोलेट किया गया, फ्रॉम द स्पर्म ऑफ सैल्मन फिश। सैल्मन फिश के स्पर्म से उसने इसकी प्योर फॉर्म को आइसोलेट किया। ही रिकॉग्नाइज दैट, उसने कुछ और प्रॉपर्टीज भी इसकी रिकॉग्नाइज की। ही रिकॉग्नाइज्ड दैट कि ये जो आपका न्यूक्लिन है, न्यूक्लिन इस हाई मॉलिकुलर वेट, MW मॉलिकुलर वेट, ये जो न्यूक्लिन है, इट इज़ अ हाई मॉलिकुलर वेट सब्सटेंस and is associated with बेसिक प्रोटीन्स। ये कुछ बेसिक प्रोटीन्स के साथ जुड़ा रहता है, जिनको आज हम हिस्टोन मानते हैं। और खैर वो आपके मीन्स मोनेरन्स में कुछ और टाइप का है। बेसिक प्रोटीन्स, जिसको इसने नाम दिया प्रोटामीन्स। प्रोटामीन्स नाम भी इसी ने दिया था।
प्रोटामीन्स आपने नाम सुना हुआ है। हिस्टोन की जगह पे जो हमने पढ़ा था कि मोनेरन्स में जो मिलता है या फिर गैमेटिक स्पर्म्स में जो मिलता है वो प्रोटामीन्स होता है। दिस नेम वाज आल्सो गिवन बाय हिम, नेम वाज गिवन बाय हिम, ये नाम भी उसी ने दिया था, प्रोटामीन। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो डीएनए होता है, इट इज़ न्यूक्लिक एसिड जो होता है, ये एसिडिक सब्सटेंस होता है और ये बेसिक प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रहता है। क्लियर। इन 1880 में ही आइडेंटिफाइड प्यूरिन्स एंड pyrimidine, प्यूरिन्स एंड pyrimidines। खैर एनसीईआरटी में इतनी डिटेल नहीं दी हुई है। एनसीईआरटी में दिया हुआ न्यूक्लिन, सबसे पहले टर्म किस न्यूक्लिक एसिड के लिए किसने दी थी, फ्रेडरिच मिशर ने ये टर्म सबसे पहले दी थी और साल्मन फिश से उसको आइसोलेट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देन कम्स एल्टमैन in 1899. He was again important scientist. He coined the term, he gave the term nucleic acid. न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड टर्म फॉर न्यूक्लिन, इस टर्म को रिप्लेस किया गया न्यूक्लिक एसिड से। इस टर्म को किसने रिप्लेस किया, एल्टमैन ने रिप्लेस किया। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज। न्यूक्लिक एसिड एज वी नो ये एसिडिक सब्सटेंस है, तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए इस टर्म को रिप्लेस कर दिया गया न्यूक्लिक एसिड से। क्लियर? दिस वाज द एल्टमैन। नेक्स्ट कम्स द कोसेल in 1910. Kossel, he was awarded with Nobel Prize. किसके लिए, किस डिस्कवरी के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था? He was awarded with Nobel Prize for demonstrating the presence of प्यूरिन एंड pyrimidine. प्यूरिन्स दो हैं एंड pyrimidines इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में प्यूरिन और pyrimidine प्रेजेंट रहते हैं। इसको डेमोन्स्ट्रेट किया, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया सबसे पहले किसने, कोसेल ने, और इसके लिए उसे नोबेल प्राइज भी मिला था। देन इन 1924 टू साइंटिस्ट, फ्यूल्जन, ये नाम भी आपने सुना है, स्टेन के रिगार्डिंग ये नाम आपने सुना होगा, एंड रोसेनबैक, फ्यूल्जन एंड रोसेनबैक in 1924. What was the contribution? They developed a DNA specific stain. DNA specific stain इन्होंने, फ्यूल्जन जो है आपको पता है सबको, it is a DNA specific stain. And in 1937 they also demonstrate the most of DNA, ज़्यादातर DNA जो रहता है इज कंसनट्रेटेड सेल के अंदर। ज़्यादातर DNA कहाँ मिलेगा, इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। क्लियर? इसके बाद कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टोड ने क्या किया था, ये एस्टेब्लिश द इंटरन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड। व्हाट इज इंटरन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड, अभी हम डिस्कस करेंगे बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स। इस बात पे अभी हम आएंगे कि व्हाट इज इंटरन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड, व्हाट इज द नेचर। इन 1950 ये काम इसने 1950 में किया था। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनका नाम जुड़ा हुआ है विद द हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट जो है फ्रेडरिच मिशर। देन नाम किसने दिया था न्यूक्लिक एसिड, एल्टमैन ने। देन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine by Kossel. The stain was developed by Fulton and the bond was established by, the nature of the bond was established by, you can say, टोड ने किया था। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी,
जो हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। तो बायोमोलिक्यूल एक छोटा सा एक रिवीजन अगर हम करें तो बायोमोलिक्यूल जो है वो आपने बेसिकली 4 टाइप के मेन पढ़े हैं। द फर्स्ट वाज कार्बोहाइड्रेट, द सेकंड वाज प्रोटीन, देन इज द लिपिड एंड देन आपने पढ़ा था लास्ट में न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे इस चैप्टर में काम आएगा। और मैं आपको फिर भी एक बार सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप गो थ्रू हो जाइए बायोमोलिक्यूल से, क्योंकि प्रोटीन का पार्ट भी रहेगा। अब इनमें जो कार्बोहाइड्रेट है ये पॉलीमर था। व्हाट इज़ पॉलीमर? पॉलीमर एक सब्सटेंस जो किसी सिंगल मोनोमेरिक यूनिट के रिपीटेशन से बनता है। वो एक टाइप की भी हो सकती है, अलग अलग टाइप की भी हो सकती है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट में हेट्रोपॉलीमर्स भी हो सकते हैं, होमोपॉलीमर भी हो सकते हैं, लेकिन ये पॉलीमर है। एंड इसकी जो इंडिविजुअल यूनिट थी दैट वाज मोनोसेक्राइड। जो इसकी इंडिविजुअल यूनिट रहती है दैट इज़ मोनोसेक्राइड। सिमिलरली जो प्रोटीन है दिस इज़ ऑल्सो पॉलीमर, ये भी पॉलीमर है, और ये हेट्रोपॉलीमर रहता है और इसकी इंडिविजुअल यूनिट रहती है अमीनो एसिड। जो लिपिड है इट इज़ नॉट ए पॉलीमर, ये पॉलीमर नहीं था, ठीक है। स्टेरिफिकेशन से बनता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल वगैरह। न्यूक्लिक एसिड जिसकी आज हम बात करेंगे, ये मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको रिवाइज हो जाएगा, ये भी पॉलीमर है। और ये किसका पॉलीमर है? दिस इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दिस इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और ये पॉलीमर जो है न्यूक्लियोटाइड, खैर हम स्ट्रक्चर से बात करेंगे। न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूँ तो हम बात करते हैं किसके? न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर, किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। और एक न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूँ तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 मोइटीज आती हैं। देयर आर 3 डिफरेंट मोइटीज, 3 डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं। सेंटर में रहती है एक शुगर, पेंटोज शुगर, दिस इज पेंटोज शुगर। देन उसकी फर्स्ट पोजीशन पे रहता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, और उसकी फिफ्थ पोजीशन पे जुड़ा रहता है। और द फिफ्थ पोजीशन, अगर हम इसको, क्योंकि फिफ्थ पोजीशन इसके भी बाहर की तरफ रहती है, फिफ्थ कार्बन, दिस इज फिफ्थ कार्बन, तो फिफ्थ पोजीशन पे इसके रहता है द फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। तो 3 स्ट्रक्चर इसमें हुई। द वन इज सेंटर में रहेगा, द सेंट्रल पार्ट इज राइबोस शुगर। राइबोस नहीं, हम कहेंगे कि ये पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर रहेगी। और ये पेंटोज शुगर 2 टाइप की है, वन इज राइबोस शुगर एंड अदर इज डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर 2 टाइप की है। जो फॉस्फेट है, जो केमिकली विच इज H3PO4, अगर फॉस्फेट की मैं बात करूं तो दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, जिसको बायोलॉजिकली हम क्या बुलाते हैं? फॉस्फेट बुलाते हैं। एंड देन कम्स द योर नाइट्रोजनस बेस which are principally of 2 type, one is purine and other is pyrimidine। ये यहाँ पे मैंने क्या बाइंड अप किया है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड आपका एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या रहता है? देयर आर 3 मोइटीज, देयर आर प्रेजेंट 3 मोइटीज। 3 मोइटीज में कौन कौन आता है? सेंटर में रहती है शुगर। शुगर 2 टाइप की है, पेंटोज शुगर जो है, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। तो अकॉर्डिंगली अगर न्यूक्लियोटाइड में शुगर राइबोस है तो उस न्यूक्लियोटाइड को बोला जाता है राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर शुगर कौन सी है? राइबोस है, तो इट इज़ राइबो न्यूक्लियोटाइड। अगर शुगर कौन सी है? डीऑक्सी राइबोस है, तो इसको बोला जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, दैट इज नोन एज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट H3PO4, इसकी कोई टाइप्स नहीं है। प्यूरिन, प्यूरिन बेसिकली नाइट्रोजन स्पेस, बेसिकली 2 टाइप के प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, 2 टाइप के प्यूरिन है। एंड pyrimidine, cytosine, thymine, and the fourth one is uracil।
यूरेसिल आरएनए में मिलता है और थायमिन डीएनए में मिलता है। दिस इज़ द बेसिक पार्ट। ये हम बेसिक पार्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो 3 मोइटीज हुई, सेंटर में शुगर, पेंटोज शुगर, दैट कैन बी राइबोस डीऑक्सीराइबोस। अकॉर्डिंगली द न्यूक्लियोटाइड कैन बी राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फॉस्फेट H3PO4 ऑफ द फिफ्थ पोजीशन। अगर मैं पोजीशन का नंबर यहाँ पे डिफाइन करूँ, द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, एंड दिस इज द फिफ्थ पोजीशन। एंड द फर्दर नाइट्रोजन स्पेस 2 टाइप के हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन 2 टाइप के हैं, एडेनिन ग्वानिन। पायरिमिडिन 3 टाइप के हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये मोनोमर थे, अगर आपका मोनोमर राइबोन्यूक्लियोटाइड है तो इसकी पॉलीमराइजेशन से जो न्यूक्लिक एसिड बनता है दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। वो क्या बनेगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड, इन शॉर्ट जिसको आप क्या बोलते हो? आरएनए। एंड इफ द मोनोमरिक यूनिट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड तो इसकी जब पॉलीमराइजेशन होती है, क्योंकि मोनोमर 2 टाइप के हुए, इसकी पॉलीमराइजेशन से जो बनेगा दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इन शॉर्ट द शॉर्ट फॉर्म इज डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? सो दिस इज द, यही आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, आप लिखेंगे व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज हैविंग 3 मोइटीज एंड 3 मोइटीज में 3 मोइटीज में कौन कौन सी आती हैं? 3 मोइटीज को आप डिफाइन कर सकते हैं। द पेंटोज शुगर इन द सेंटर, पेंटोज शुगर इज ऑफ 2 टाइप, पेंटोज शुगर 2 टाइप की है। इट कैन बी राइबोस इन आरएनए, डीऑक्सीराइबोस इन डीएनए। देन ओवर फिफ्थ पोजीशन देयर इज फॉस्फेट एंड ओवर द फर्स्ट पोजीशन नाइट्रोजन स्पेस 2 टाइप के प्यूरिन, pyrimidine। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की डिटेल थोड़ी सी। सो लुक एट दिस। सबसे पहली बात इस डायग्राम को देखिए। व्हाट इज दिस? दिस इज द न्यूक्लिक एसिड। ये आपका क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड आप देख रहे हैं डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, इट इज डबल स्टैंडर्ड, 2 स्टैंड्स रहती हैं डीएनए में। क्लियर? अगर हम एक दो पार्ट को मैग्नीफाई करके देखते हैं तो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड दिस इज द सेकंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जो आपस में दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से, जो इनके बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग चल रही है, दिस बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इनको जो बाइंड करके रखता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड द इंडिविजुअल यूनिट, दिस इंडिविजुअल यूनिट जिसके बार बार पॉलीमराइजेशन से बन रहा है, दिस सिंगल स्ट्रक्चर इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड विच इज द, वो क्या है आपकी, दैट इज द मोनोमेरिक यूनिट है। नाउ दिस इज द सिंगल यूनिट। ये क्या है आपकी? एक सिंगल यूनिट है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड, जिसको आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के 3 मोइटीज, देर आर प्रेजेंट 3 मोइटीज। 3 मोइटीज में कौन कौन था? देर वॉज ए पेंटोज शुगर, then comes the phosphate which is actually is phosphoric acid, जो है क्या दरअसल में phosphoric acid है, जिसकी वजह से एसिडिक प्रॉपर्टीज मिलती हैं इसको, H3PO4 एंड देन द नाइट्रोजन स्पेस। हम नाइट्रोजन स्पेस पे अभी बात करेंगे। 3 मोइटीज इसमें प्रेजेंट है। यू कैन सी द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दिस इज द डायग्राम ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड। सेंटर में शुगर देख रहे हैं, पोजीशन का नंबर देखिए। सेकंड पोजीशन पे आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग कलर से इसलिए शो किया गया है क्योंकि ये जो है दिस इज राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये है आपका राइबोन्यूक्लियोटाइड, जो कि किसकी मोनोमेरिक यूनिट है? आरएनए की मोनोमेरिक यूनिट है। उसकी फर्स्ट पोजीशन पे लुक एट द पोजीशन, ये डायग्राम इसलिए है क्योंकि पोजीशन नंबर आप ध्यान रखेंगे। ओवर द फर्स्ट पोजीशन
नाइट्रोजनस बेस आइदर प्यूरिन और pyrimidine इज अटैच्ड। सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फोर्थ पोजीशन फिफ्थ के साथ देर इज प्रेजेंट स्टेरिफाइड रहता है आपका योर फोस्फेट मीन्स H3PO4 फोस्फोरिक एसिड स्टेरिफाइड रहता है। क्लियर। एंड दिस इज द शुगर जिसकी हम बात कर रहे थे। राइबोज, आपने शुगर के टाइप्स पढ़े हैं, दो टाइप में जो शुगर रहती है मोनोसेक्राइड। अगर हम इसकी बात करें तो जो मोनोसेक्राइड रहती हैं जितनी भी, इनका जनरल फॉर्मूला रहता है CnH2ON। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड एज वी नो। एंड N की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम द 3 to 7, और अगर N क्या है 5 है तो इट इज़ पेंटोज शुगर। और आपको ये भी पता है कि मोनोसेक्राइड के दो टाइप्स रहते हैं, वन एल्डोज अगर ये एल्डिहाइडिक शुगर है, एंड द अदर इज कीटोज अगर ये कीटोनिक शुगर है। तो पेंटोज में इट इज़ द एल्डिहाइडिक शुगर, राइबोज जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं इट इज़ एल्डिहाइडिक शुगर। ठीक है। हालांकि राइबुलोज आपको ध्यान होगा ये जो होती है ये कीटोनिक शुगर होती है, राइबुलोज UL उल जो वर्ड यूज़ होता है कीटोनिक शुगर के लिए यूज़ होता है। सो दिस इज एल्डिहाइड, ये क्या है आपका एल्डिहाइड है। एंड दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन ये इस तरह से। और ये इसकी फ्यूरन फॉर्म है, रिंग फॉर्म है। पायरन एंड फ्यूरन, फ्यूरन जो होती है 5 मेंबर रिंग रहती है, 5 मेंबर की रिंग है, और जो पायरन होती है वो 6 मेंबर की रिंग रहती है। सो दिस द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड दिस इज द फिफ्थ पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे अगर OH प्रेजेंट है, इफ द OH इज प्रेजेंट दिस इज राइबोज शुगर। और अगर एब्सेंट है तो पोजीशन नंबर डिफाइन किया जाता है 2-डीऑक्सी राइबोज। 2-डीऑक्सी राइबोज का मतलब है कि सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है, सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर उसकी स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करनी पड़े तो उसकी स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, 5 मेंबर की रिंग रहती है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फर्स्ट OH यहाँ रहेगा, सेकंड पोजीशन पे H रहता है, थर्ड OH, देन यहाँ फिफ्थ कार्बन प्रेजेंट है CH2, दिस इज OH, दिस इज 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर। और इसी के साथ साथ अगर मान लो 3 से भी गायब है, इन केस अगर 3 से भी गायब है तो उस केस में इसका जो नाम पड़ेगा दैट इज 2-3-डाई-डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये क्यों बता रहा हूँ, इसका आगे हमारे काम आएगा। ड्रग्स में हम एक जगह पढ़ेंगे कि डाई-डीऑक्सी राइबोज शुगर का क्या सिग्निफिकेंट रहता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डाई-डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्यों शुगर 2- नेचुरल में जो मिलती है, नेचर सेल के अंदर जो मिलती है 2-डीऑक्सी राइबोज मिलती है। क्या होगा अगर 3-डीऑक्सी राइबोज शुगर मिले, अगर 3-डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलती है तो उस केस में क्या फ़र्क पड़ सकता है। क्लियर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से आपको बताया कि नाम के साथ आप डिफाइन रखेंगे। हालांकि राइबोज की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, जैसे कि आपने देखा एनोमेरिक कार्बन जो रहते हैं हेक्सोज शुगर में आपने देखना आपको एनोमेरिक कार्बन का ध्यान रखना पड़ता है, किस कार्बन पे OH की पोजीशन शिफ्ट है, जैसे ग्लूकोज पे थर्ड पोजीशन की शिफ्ट रहती है। लेकिन राइबोज में आसान है, सभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही तरफ रहते हैं। सो दिस इज द राइबोज शुगर, ये आपकी क्या है राइबोज शुगर है। नेक्स्ट कम्स द, हम बात करेंगे किसकी, नाइट्रोजनस बेस की। तो हेडिंग इज नाइट्रोजनस बेस। Next heading is nitrogenous base. So there are, heard on the first point, two types of nitrogenous base are present. दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट हैं। ग्रुप अगर हम स्ट्रक्चर वाइज कैटेगराइजेशन करें अगर, तो वन इज प्यूरिन एंड द अदर इज पायरिमिडिन। द वन इज प्यूरिन एंड द अदर इज पायरिमिडिन। अगर हम दोनों में बेसिक डिफरेंसेस की बात करें अमंग द प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, तो जो प्यूरिन है इट इज़ डबल रिंग। फर्स्ट पॉइंट, ये जो है ये डबल रिंग रहता है,
वाइल द पायरिमिडिन इट इज सिंगल रिंग्ड, ये सिंगल रिंग रहता है। दोनों के दोनों ऑल दो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग बनती है और उसमें अलग अलग टाइप के मेंबर्स आते हैं, दैट्स वाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं दोनों। लेकिन द नंबर ऑफ रिंग इज प्यूरिन, इन केस ऑफ प्यूरिन देर आर 2 rings are present, and in case of pyrimidine only single ring, which is a 6-member, single 6-membered ring present है। and in case of purine 6 plus 5, एक 6 member की और दूसरी 5-membered ring present है इन दोनों में। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात करें तो नाइट्रोजन की जो पोजीशन रहती है इन दिस केस इज़ 1, 3, 7 एंड 9th पोजीशन, ये पोजीशन है नाइट्रोजन की। पर इन केस ऑफ पैरामिडिन अगर मैं नाइट्रोजन की पोजीशन की बात करूं तो 1 एंड 3 दो पोजीशन पे नाइट्रोजन रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। दिस इज रिगार्डिंग, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आ जाता है, इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, लुक एट दिस स्ट्रक्चर, लुक एट दिस स्ट्रक्चर। जो प्यूरिन है वो या प्यूरिन हो या पिरिमिडिन हो, इन शॉर्ट ये स्ट्रक्चर किसकी है, ये यहाँ नाइट्रोजन बेस आएगा। इन दोनों के केस में जो पोजीशन राइबोस की रहती है वो हमेशा फर्स्ट रहती है। आई मीन जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि राइबोस की कौन सी पोजीशन है जिसके ऊपर नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है, दैट इज़ फर्स्ट। लेकिन प्यूरिन या पिरिमिडिन की कौन सी पोजीशन है वो दोनों की अलग अलग है। जिस पॉइंट पे मैं अब आ रहा हूँ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। राइबोस जो है, राइबोस तो दोनों के साथ फर्स्ट पोजीशन पे ही जुड़ा रहेगा। लेकिन जो प्यूरिन है, प्यूरिन अटैच विद राइबोस या डीऑक्सीराइबोस, कुछ भी हो सकता है, या मैं यहाँ पे पेंटोस लिखता हूँ, विद पेंटोस बाय इट्स 9th पोजीशन, 9th पोजीशन से अटैच रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। वाइल जो पिरिमिडिन है, pyrimidine, it attach with the pentose, अपनी कौन सी पोजीशन से अटैच रहेगा, वाया फर्स्ट पोजीशन, ये ध्यान रखिएगा। ये भी हम खैर स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे। यू कैन सी दिस डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए, आप देख रहे हैं, दिस इज ये जो दो फर्स्ट केस हैं प्यूरिन के हैं, तो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये इसकी 9th पोजीशन है प्यूरिन की। एंड इन केस ऑफ योर पिरिमिडिन ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। राइबोस पे तो हमेशा ही पोजीशन कौन सी रहेगी, फर्स्ट रहेगी। लेकिन प्यूरिन अटैच रहेगा विद पेंटोज बाय इट्स 9th पोजीशन, एंड पिरिमिडिन अटैच रहेगा बाय इट्स फर्स्ट पोजीशन, अपनी फर्स्ट पोजीशन पे अटैच रहेगा। ठीक है। और प्यूरिन जो है वो दो टाइप के हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्यूरिन, वन इज एडेनिन एंड अदर इज ग्वानिन, ये 2 टाइप के प्यूरिन रहते हैं। वाइल द पायरिमिडिन की अगर मैं बात करूं तो पायरिमिडिन जो है ये हमारे 3 टाइप के रहते हैं, वन इज साइटोसिन, देन इज यूरेसिल एंड द थर्ड इज थायमिन। अब इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, यूरेसिल, जो यूरेसिल है, यूरेसिल इट इज प्रेजेंट इन आरएनए ओनली, डीएनए में नहीं रहेगा। और जो थायमिन है, थायमिन इट इज प्रेजेंट इन डीएनए ओनली, ये आरएनए में नहीं रहेगा। इट मीन्स किसी एक न्यूक्लिक एसिड में 4 ही मिलेंगे, उन 4 में से एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तो दोनों में ही मिलता है, मीन्स डीएनए में भी मिलेगा, आरएनए में मिलेगा। लेकिन यूरेसिल मिलेगा किसके अंदर, यूरेसिल सिर्फ आरएनए में मिलेगा, थायमिन सिर्फ डीएनए में मिलेगा। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। सो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच में। वन इज प्यूरिन जो है वो डबल रिंग है। डबल रिंग का मतलब अगर मैं इसके रिंग को ड्रॉ करूँ तो प्यूरिन की जो जनरल रिंग बनती है वो कुछ ऐसी बनेगी। उसमें एक रिंग कैसी रहती है, 6 मेंबर की रिंग रहती है, दिस इज़ द केस, फर्स्ट 6 मेंबर रिंग है। और इसके साथ दूसरी जो है वो 5 मेंबर की रिंग कुछ ऐसे रहती है। और इसकी नंबरिंग जो रहती है हमेशा ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे इस पोजीशन से स्टार्ट होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, ये नंबरिंग रहती है।
और इसकी कौन सी पोजीशन की मैं बात कर रहा था, फर्स्ट पे, थर्ड पे, सेवन्थ पे और 9 पे आपके नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। 1379 पोजीशन, इन 1379 पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा, वो आपकी ये पोजीशन रहती है। और अगर हम बात करें कि इसकी पैरामिडिन की, तो पैरामिडिन के केस में एक ही रिंग रहती है, देयर इज प्रेजेंट सिंगल 6 मेंबर रिंग रहती है। ये मैं ड्रॉ, वैसे डायग्राम ड्रॉ किए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ, आपको नंबरिंग का पॉइंट ध्यान रखें। यहाँ नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, नीचे से, दिस इज द वे ऑफ नंबरिंग। ये दोनों में डिफरेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ। इस बात का ये नंबरिंग मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनके जर्नल नाम इनके नंबरिंग के बेसिस पे होते हैं। और इसमें नाइट्रोजन की पोजीशन जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, नाइट्रोजन की पोजीशन रहती है 1 एंड 3, दो पोजीशन पे नाइट्रोजन रहता है। सो इट इज़ अ जर्नल स्ट्रक्चर। ये क्या है, आपकी जर्नल स्ट्रक्चर है, ये आपकी प्यूरिन और पेनिडिन की जर्नल स्ट्रक्चर है। डबल रिंग प्यूरिन, 4 पोजीशन 1379, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर, इस पोजीशन से और नीचे की तरफ जाएगी, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। और अपने इस नाइट्रोजन से ये किसके साथ लिंक रहेगा, राइबोस या डीऑक्सी राइबोस के साथ। और इसमें नंबरिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी फ्रॉम दिस पॉइंट और इस पोजीशन के साथ जाएगी, और अपनी फर्स्ट पोजीशन से ही ये राइबोस या डीऑक्सी राइबोस के साथ अटैच रहेगा। इस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अब जब आपको जनरल स्ट्रक्चर का पता लग गया है, अब आपके लिए आसानी रहेगी किसको याद रखना, स्ट्रक्चर्स को याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, बाकी हम एग्जांपल स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे। एडेनिन, एडेनिन जो है ये हमें पता है प्यूरिन है। इनकी स्ट्रक्चर की इसलिए बात कर रहा हूँ, वैसे मैं कभी नहीं बोलता कि स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है, लेकिन नाइट्रोजन स्पेस में आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखनी पड़ेगी। पांचों के पांचों नाइट्रोजन स्पेस की स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसलिए बता रहा हूँ, एक मेथड बता रहा हूँ, उससे ये आपको कभी नहीं भूलेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसकी आप बात कर रहे हो वो प्यूरिन है या पेरिमिडिन है। जैसे मैंने कहा एडेनिन, एडेनिन जो है ये प्यूरिन है। तो जब ये प्यूरिन है तो इसमें जो रिंग्स का नंबर होगा वो 2 होगा, तो आप 2 रिंग्स ड्रॉ कर दीजिए। प्यूरिन की जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो बस, और कुछ मत करिए। प्यूरिन की जनरल स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर दीजिए। इसमें 2 रिंग्स आती हैं, 1 is 6 मेंबर, अदर इज 5 मेंबर। उनकी नंबरिंग दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाइट्रोजन को मेंशन कर दीजिए, फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, सेवन्थ पोजीशन पे, 9th पोजीशन। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपसे कोई नहीं पूछेगा। अब जब आपको नाम ध्यान रखना है, तो प्यूरिन इज 6 अमीनो प्यूरिन, सॉरी एडेनिन इज 6 अमीनो प्यूरिन। एडेनिन का जो नाम है वो है 6 अमीनो प्यूरिन। 6 अमीनो प्यूरिन का मतलब है कि अब आप क्या करेंगे, अब आप 6 पोजीशन पे, इसकी 6 पोजीशन पे अमीन ग्रुप लगा देंगे। ये जो स्ट्रक्चर बन गई है, अब डबल बॉन्ड इसमें कुछ इस टाइप से रहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बन गई है ये एडेनिन की स्ट्रक्चर बन गई है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 6 अमीनो प्यूरिन, दिस इज योर एडेनिन। ये क्या है, एडेनिन। अब मैं उल्टा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट इज ग्वानिन, जो नेक्स्ट आता है दैट इज ग्वानिन। ग्वानिन जो है इसका जनरल फॉर्मूला है, दिस इज 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, ये इसका नाम हुआ। अब आप इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, अब आप ड्रॉ इसे ऐसे करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले प्यूरिन की, जैसा मैंने कहा प्यूरिन की आप जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो प्यूरिन की जनरल स्ट्रक्चर में आपको पता है कि 2 रिंग्स आती हैं, तो आप 2 रिंग्स बना दीजिए। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव में तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि स्ट्रक्चर बनाओ, तब तो सिर्फ आपको पोजीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। पोजीशन नंबर डिफाइन करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाइट्रोजन मेंशन कर दो, दिस पोजीशन 1 3 7 एंड 9। अब इसके हिसाब से इसको अटैच कर दो। 2 अमीनो मतलब सेकंड पोजीशन पे अमीन ग्रुप आ गया। 6 ऑक्सो, 6 पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप आ गया। बाकी डबल बॉन्ड्स आपके कुछ इस टाइप के रह जाएंगे। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ग्वानिन। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये पहली बात तो आपको जनरल स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, प्यूरिन या पेरिमिडिन की जनरल स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए।
ठीक है, बाद में सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपकी स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगी। नंबरिंग का खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने नंबरिंग गलत स्टार्ट कर दी तो ये पोजीशन सारी गड़बड़ हो जाएंगी और आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा उसमें आइडेंटिफाई करना रहेगा आपको। क्लियर? तो ये नंबर से आप उसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर थी किसकी, एडेनिन एंड ग्वानिन की। अब हम एक बार स्ट्रक्चर के थ्रू भी देख लेते हैं। सो दिस इज, लुक एट दिस, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine। लुक एट दिस, प्यूरिन 2 रिंग है, 2 रिंग में से द फर्स्ट रिंग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 7th पोजीशन, 9th पोजीशन, यहाँ क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर है ये किसी स्पेसिफिक की नहीं है। ऐसे पिरामिडिन में एक रिंग है, फर्स्ट पोजीशन नीचे से नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब अगर आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एडेनिन की, तो दिस इज एडेनिन। व्हाट इज द कॉमन नेम, 6 अमीनो प्यूरिन। 6 अमीनो प्यूरिन, प्यूरिन की जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। उसके बाद व्हाट इज द 6th पोजीशन, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन पे क्या आ गया, अमीन ग्रुप आ गया। दिस इज द एडेनिन। और एडेनिन तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर दी हुई है, दैट इज एडिनोसिन, एडेनिन की स्ट्रक्चर उसमें दी हुई है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स द ग्वानिन। व्हाट इज द नेम ऑफ ग्वानिन, 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, दिस इज ग्वानिन। सेकंड पोजीशन पे क्या लगाओ, नंबरिंग अगर आप डिफाइन करो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th 8th 9, सेकंड पोजीशन पे अमीन, 6th पोजीशन पे ऑक्सो। बाकी स्ट्रक्चर वैसी। डबल बॉन्ड मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि डबल बॉन्ड आपसे कोई डिटेल स्ट्रक्चर पूछेगा नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दिस इज योर ग्वानिन, ये आपका क्या है, ग्वानिन है। पॉइंट क्लियर है? इसको ग्वाइनो, ये जो नाम है ना, इसको ग्वाइनो, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसको सबसे पहले जहाँ से आइसोलेट किया गया था, ग्वाइनो, जहाँ से इसको आइसोलेट किया गया था, वो ग्वाइनो क्या होता है, बर्ड्स मैन्योर है ये। बर्ड्स की जो फॉलिंग्स रहती हैं उनमें से सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया था, दैट्स व्हाई द नेम इज ग्वानिन, इसलिए इसको ग्वानिन बोला जाता है। क्लियर? अब आते हैं हम किस पे, पैरामिडिन्स पे। एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, पैरामिडिन की जो ओल्ड नंबरिंग थी, यहाँ पे मैंने नई नंबरिंग दिखाई हुई है। पहले की जो नंबरिंग थी ना पैरामिडिन में, उसमें यहीं से स्टार्ट करते थे, दैट मीन्स वो स्टार्ट करते थे 1 2 3 4 5 6। ये ओल्ड नंबरिंग थी, ध्यान रखिएगा। अगर अब भी कभी टेक्स्ट में मिल जाए तो गलत है, ध्यान रखिएगा इस बात को। न्यू नंबरिंग के हिसाब से जो नंबरिंग स्टार्ट रहती है वो यहाँ से रहती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ से रहती है। तो पहला जो कंपाउंड आता है दैट इज साइटोसिन। साइटोसिन का जो कॉमन नेम है दैट इज 2 कीटो, 2 ऑक्सो भी कह सकते हैं इसको, 4 अमीनो पायरिमिडिन। या मैं जिसको ऑक्सो कह रहा था उसी को एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ, कीटो कह रहा हूँ, क्योंकि है तो कीटो ग्रुप ही। 2 ऑक्सो 4 अमीनो पायरिमिडिन। पायरिमिडिन की जनरल स्ट्रक्चर क्लियर है, वो ड्रॉ करिए। सेकंड पोजीशन, लुक एट दिस, दिस इज द सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे अटैच कर दो ऑक्सो ग्रुप और फोर्थ पोजीशन पे अटैच कर दो अमीन ग्रुप, दैट्स इट। ये स्ट्रक्चर जो बनी साइटोसिन की स्ट्रक्चर बन गई है। दिस इज, आपको ध्यान रखना है, इसको जनरल फॉर्म नंबर को ध्यान रखना है। सो दिस वॉज योर साइटोसिन। नेक्स्ट कम्स द यूरेसिल। नेक्स्ट जो है यूरेसिल है। तो यूरेसिल की जो जनरल नाम है दैट इज 2 ऑक्सो 2 4 डाई ऑक्सो पिरिमिडिन। अब इसकी जनरल स्ट्रक्चर को देखिए। नंबरिंग के अगर हिसाब से हम बात करें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 2 and 4 दो पोजीशन पे ऑक्सो है। दिस इज डाई ऑक्सो, पोजीशन नंबर 2 4 पिरिमिडिन। दिस स्ट्रक्चर इज यूरेसिल एंड दिस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ आरएनए। ये किस में प्रेजेंट है, आरएनए के केस में प्रेजेंट है। क्लियर? एंड द लास्ट टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस दैट इज थाइमिन। थाइमिन, द कॉमन नेम इज 2 4 डाई ऑक्सो 5-methyl pyrimidine। दिस स्ट्रक्चर इज थाइमिन, ये इसका जनरल नेम। जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये साइंटिफिकली ड्राइव किया हुआ है, ये मैंने आपको पोजीशन के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक तरीका समझाया है। पोजीशन के हिसाब से डिफाइन करिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
2,4 डाइऑक्सो, 5th पे मिथाइल, दिस स्ट्रक्चर इज थायमिन, ये स्ट्रक्चर है थायमिन। तो ये जो सारे के सारे स्ट्रक्चर थे, इसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, तो फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम थाइमस से, आइसोलेटेड फ्रॉम द थाइमस, तो वहीं से इसको नाम मिला हुआ है थायमिन। क्लियर। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, थायमिन जो है वो आरएनए में, टीआरएनए में प्रेजेंट रहता है, ये हम बाद में बात करेंगे। खैर अब एक और मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, ये पॉइंट सभी क्लियर है आपको, पोजीशन के हिसाब से कॉमन नेम क्लियर है। अब मैं इसमें डिफाइन करता हूँ आपको इनका जो एक और स्ट्रेटजी आपको समझाता हूँ कि कैसे ये आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं समझाता हूँ, उससे पहले मैं इसे रब करता हूँ। सो ये हमारा पहला था ये था हमारा यूरेसिल। एक बार मैं रब करता हूँ। जो मेथड ऑफ इसका फॉर्मेशन है सेल के अंदर, और आपको यहाँ एक चीज़ और भी याद रहेगी, म्यूटेशन के केस में हमने पढ़ा था, ये ध्यान से देखो, ये क्या है आपका साइटोसिन, दिस इज योर साइटोसिन। अब साइटोसिन में सेकंड पोजीशन पे ऑक्सो, फोर्थ पोजीशन पे अमोनिया ग्रुप प्रेजेंट है, अमीन ग्रुप प्रेजेंट है। इसकी डीएमिनेशन करवा दो, डीएमिनेशन करवा दीजिए। डीएमिनेशन का मतलब रिमूव किया आपने अमोनिया, डीएमिनेशन करवा दिया। जिस भी पोजीशन से डीएमिनेशन होती है, ऑक्सीडेशन, तो वहाँ पे ऑक्सीजन आया था, लेट्स सपोज दिस इज द पोजीशन, यहाँ अमोनिया था, आपने डीएमिनेशन करवाया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो अब इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, अब इस पोजीशन पे आ जाएगा ऑक्सो। तो अमीन जो ग्रुप था, जो जहाँ पहले अमीन था, इट विल चेंज टू ऑक्सो या फिर कीटो ग्रुप में चेंज हो गया। तो आपने क्या किया, आपने इसकी डीएमिनेशन करवाई, किस ग्रुप की, लुक एट दिस, इस ग्रुप की आपने डीएमिनेशन करवा दी, तो उस पोजीशन पे आ गया ऑक्सो। तो जो पहले 2 ऑक्सो 4 अमीन था, अब हो गया वो 2,4 डाइऑक्सो। क्लियर। इसका मतलब साइटोसिन से यूरेसिल, और सेल में भी ऐसे ही बनता है। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट अगर ध्यान हो तो मैंने कहा था ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होती है। जब आपने जेनेटिक्स में एक पॉइंट पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन का एक पॉइंट पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि एक स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होती है, साइटोसिन ये डीएमिनेशन करता है, वो यूरेसिल में चेंज हो जाता है। ये इसकी स्ट्रक्चर बेसिस है, क्यों चेंज हो जाता है। सिर्फ साइटोसिन की आपको क्या करवानी है, सिर्फ साइटोसिन की आपको डीएमिनेशन करवाइए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करवाना, सिर्फ आपको डीएमिनेशन करवानी है, द स्ट्रक्चर विल चेंज इनटू यूरेसिल। अब आपको क्या करवाना है, यूरेसिल की मिथाइलेशन करवा दो, यूरेसिल की आप मिथाइलेशन करवा दो। देखिए 2,4 डाइऑक्सो था, 5th पोजीशन पे आपने मिथाइल अटैच करवा दिया, दिस इज थायमिन। इसका मतलब सेल के अंदर भी जो नाइट्रोजन बेस बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। साइटोसिन बनता है, सेल पहले साइटोसिन बनवाता है, फिर अगर उसे यूरेसिल बनवाना है तो क्या करवा देगा, ये इसकी डीएमिनेशन करवा देगा, और फिर उसे थायमिन बनवाना है तो क्या करेगा, उसकी मिथाइलेशन करवा देगा, इट विल चेंज इनटू थायमिन। दिस इज द मेथड ऑफ फॉर्मेशन। सो दिस इज रिगार्डिंग द बेसिस, ये आपका बेसिस का रिगार्ड था। मॉडिफाइड बेस हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। एक बार आप इन स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, फिर मैं चाहूँगा कि आप मॉडिफाइड, मैं सोच तो ये रहा था कि जो मॉडिफिकेशन है, इस जो जितने भी मॉडिफिकेशन थे, दो सर डाई हाइड्रो यूरेसिल जो हैं, या फिर बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ में करता, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस पॉइंट पे नहीं आ रहा हूँ। मैं सिर्फ अभी नाइट्रोजन बेस पे ही बात ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि आप इस लेक्चर तक एक बार इसको ध्यान से पढ़ें और देखें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसमें कोई डाउट आता है पहले तो वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी मॉडिफिकेशन पे चलते हैं। क्लियर। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट आता है तो पूछिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए।